हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और डेली कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं त्रुटि अर्थात एरर्स के बारे में। किसी मेजरमेंट में एरर्स क्या होते हैं, त्रुटि क्या होती है किसी मापन में, उसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे हम आज के लेक्चर में सार्थक अंक अर्थात सिग्निफिकेंस, जो हमारे पास फिगर्स होते हैं उसके बारे में। ये दोनों टॉपिक से फिजिक्स के बेसिक टॉपिकों में से एक है, इसलिए इन्हें सही से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी वीडियो की और बात करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक एरर्स इन मेजरमेंट, मतलब मापन में त्रुटियाँ किसे कहते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। मेजरमेंट के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं इस चैप्टर की, तो अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन वीडियो को जाके देखिए ताकि ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए बात करते हैं कि एरर्स अर्थात त्रुटियाँ होती क्या है। इसका एक सामान्य अर्थ देखा जाए तो त्रुटि का मतलब होता है गलती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई वेबसाइट या फिर वेब पेज आप नेट में सर्च करते हैं और वो अवेलेबल नहीं होता तो वहाँ पे क्या दिखाता है, वो एरर्स दिखा देता है। एरर्स का मतलब हो गया कि गलती, एक सामान्य अर्थ देखा जाए। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी मेजरमेंट में, किसी मापन में एरर्स क्या होते हैं, मतलब किसी मापन में त्रुटियाँ क्या होती है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश कीजिए। ये मेरे पास एक आयताकार खेत है, रेक्टेंगुलर एक खेत है मेरे पास। इसके मुझे लेंथ को नापना है। मेजरमेंट क्या है मेरे पास, मापन क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वो है लंबाई। लेंथ को मुझे मापना है। अब मैं इस खेत की लेंथ को, इस खेत की लंबाई को मापना चाहता हूँ और मापने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास एक स्केल है, वो है मीटर स्केल। मैंने फर्स्ट टाइम जब इसका मेज़रमेंट किया, मापन किया, तो मैंने कौन से यूज़ की, मीटर स्केल, मतलब मीटर पैमाना यूज़ किया। एक जो मैंने फीता लिया होगा उस फीते में क्या था, केवल किसको दिखा रहा था, वो मीटर को ही दिखा रहा था। तो मैंने देखा इसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर फर्स्ट टाइम। दोबारा से मैंने इस खेत की लेंथ को नापा और सेकेंड टाइम जब मैंने इसे मापा तो ये मेरे पास कितना आया, मैंने यूज़ की सेंटीमीटर स्केल। फर्स्ट टाइम मीटर स्केल, लेंथ वही है, बस मैं क्या कर रहा हूँ, मापन का तरीका यूज़ कर रहा हूँ, स्केल यूज़ कर दे रहा हूँ, स्केल मतलब अलग यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने सेंटीमीटर स्केल यूज़ की, मतलब एक ऐसा फीता लिया है जो क्या दिखा रहा है, मीटर के साथ साथ सेंटीमीटर भी दिखा रहा है। तो मैंने इसमें देखा कि सेंटीमीटर कितना आ रहा है, 10.2 मीटर, मीन्स 10 मीटर और कितना, आपके पास कितना है, 2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया होगा, 10 मीटर 2 सेंटीमीटर। आगे मैंने थर्ड टाइम यूज़ किया मिलीमीटर स्केल, मतलब इस बार जो मेरे पास फीता था वो मीटर को भी दिखा रहा है, सेंटीमीटर को भी दिखा रहा है और मिलीमीटर को भी दिखा रहा है। तो इस बार मेरे पास आया 10.25, इट मीन्स 10 मीटर 20 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। तो इस प्रकार मेरे पास जो लेंथ आई, एक्चुअल में लेंथ मेरे पास की 3 मापे आई है, ये 3 मापे, 3 मेजरमेंट है मेरे पास लंबाई के। अब देखिए इन तीनों मेजरमेंट में क्या है, क्या मैं इसे सही कहूँ या इसे सही कहूँ या इसे सही कहूँ। इस खेत की लंबाई, एग्जैक्ट लंबाई या लेंथ में जो इसकी एक्यूरेसी होगी, वो कौन सी माप एक्यूरेसी को दिखा रही होगी, वास्तविक मान को दिखा रही होगी, कहने का मतलब ये है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मान वास्तविक मान के ज़्यादा करीब होगा, ये वाला मान। लेकिन फिर भी ये वास्तविक मान नहीं है, क्यों हो सकता है, मैंने इसको किस में ले लिया, मिलीमीटर के बाद डेसीमीटर में ले लिया और कोई और छोटी और यूनिट यूज़ कर ली, मापन यूज़ किया। तो क्या ये माप भी इस खेत की एग्जैक्ट माप है, नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस माप में, इसमें भी कुछ ना कुछ गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं। आगे जो मैं करूँगा मापन
उसमें भी कुछ ना कुछ त्रुटियाँ होंगी, एरर्स होंगे। तो एक बात ध्यान रखना, एक पॉइंट हमें एक चीज़ मिली कि कोई भी मेजरमेंट, कोई भी मापन बिना त्रुटियों के नहीं हो सकता, बिना एरर्स के नहीं हो सकता। तो फिर एरर्स है क्या? सिंपल सी लैंग्वेज मैंने आपसे, सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपसे कही थी कि किसी भी मापन में जो गलतियां होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? हम त्रुटियां बोलते हैं। लेकिन उसको और प्रॉपर डेफिनेशन में बनाते हैं। देखिए ध्यान से इस चीज़ को देखिए। तो जो मैंने फर्स्ट टाइम मेजरमेंट किया था 10 मीटर, क्या ये फिक्स है या क्या ये सर्टेन है, निश्चित है? नहीं है। क्या ये निश्चित है? नहीं है, क्योंकि मैंने जब दोबारा किया तो 10.25 आ गया था। फिर से करूँगा तो 10.25 समथिंग कुछ और आ जाएगा। तो क्या ये जितनी भी मापें हैं ये निश्चित है? नहीं है। अगर माप निश्चित नहीं है इसका मतलब उसमें क्या आ रहा है? एरर आ रहे हैं। समझ गए होंगे आप। तो त्रुटियों को हम क्या बोल सकते हैं कि किसी मापन में अनिश्चितता ही, निश्चित नहीं है मापन, ठीक है। 10 लिया आपने, इसमें कुछ त्रुटि है, दोबारा से किया मैंने 10.2 आ गया, फिर किया मैंने 10.25 आ गया, मतलब ये जो मान है ये निश्चित नहीं है। इस अनिश्चितता को ही क्या बोलते हैं? हम त्रुटि बोलते हैं। इस प्रकार जो हमारे पास डेफिनेशन बनी, परिभाषा बनी त्रुटियों की, क्या बनेगी कि किसी भी मापन में अनिश्चितता को ही क्या बोलते हैं? हम मापन में त्रुटि बोलते हैं। या फिर किसी भी मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता होती है, उसी को क्या बोल देते हैं? हम त्रुटि कह देते हैं। क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं आगे, जो एरर्स है, त्रुटि है, वो कितने प्रकार की होती है, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। प्रैक्टिकली समझने का प्रयास कीजिए। वही एग्जांपल फिर से लेता हूँ जो लास्ट टाइम मैंने लिया था कि एक जो मेरे पास खेत है, आयताकार खेत है, इसकी मुझे माप बतानी है। ये मेरे पास एक आयताकार खेत है, अगर मुझे इसकी माप को बताना है, इस बार मैं मापना चाहता हूँ, क्या निकालना चाहता हूँ? खेत का क्षेत्रफल, इट मीन्स एरिया। जो मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है? एरिया। अब एरिया होगा L इंटू बी। मीन्स मुझे इसकी लेंथ को नापना होगा और इसकी ब्रेथ मीन्स लंबाई और चौड़ाई को मापना होगा। उसके बाद जाके अगर मैं उसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास खेत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वही चीज़ जो मैंने आपको लास्ट टाइम बोली थी। एक बात आप लोग ध्यान रखना हमेशा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, भौतिक राशि का, जब कभी भी आप मापन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, तो उसके साथ एरर हमेशा चलते ही है, मतलब त्रुटियाँ होंगी ही। तो फिर आप ऐसा नहीं कह सकते कोई भी मापन बिना त्रुटियों के नहीं हो सकता। एक बात ध्यान रखना आप लोग हमेशा। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी लेंथ को नापता हूँ तो भी उसमें एरर आएंगे, त्रुटियाँ आएंगी। उसकी ब्रेथ को नापता हूँ, चौड़ाई को, फिर भी उसमें एरर आएंगे। एरिया निकालता हूँ फिर भी एरर आएंगे। मतलब जब कभी भी हम कैलकुलेशन करते हैं फिजिक्स में, वो हमेशा एरर के साथ ही करते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं, ये एग्जाम्पल लेते हैं। अब जो मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी एरिया है, इसका मुझे मेजरमेंट करना है। अब इस खेत का ही मैं माप लूँगा, एरिया की माप तो नहीं ले सकता, एरिया में निकालूंगा। माप किसकी लूँगा? मेजरमेंट किसका करूँगा? लेंथ और ब्रेथ का। अब उसको लेंथ या ब्रेथ को या फिर लंबाई या चौड़ाई को मापने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? फॉर एग्जांपल मैं स्केल यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक ये स्केल है। अब देखिए अगर मैं इस स्केल का यूज़ कर रहा हूँ तो हो सकता है ये स्केल यूज़ करते करते यहाँ से घिस गई हो और इसकी एक माप कम हो गई हो। यूज़ करते करते इसकी स्केल की माप एक कम हो गई, इस घिस गई, या फिर बनाने वाले ने हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा भाग दे दिया हो या फिर कुछ भाग कम कर दिया हो। कुल मिला के मेरे पास जो इसकी लेंथ है और ब्रेथ को मापने में एक जो त्रुटि आ सकती है वो इसकी वजह से आ सकती है, स्केल की वजह से आ सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे पास त्रुटि आएगी वो किसकी वजह से आएगी? उस यंत्र की वजह से आएगी जिसका मैं मापन में यूज़ कर रहा हूँ। मतलब पहली जो त्रुटि आएगी वो यंत्र के कारण आएगी, इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हो गया होगा? ठीक है। सेकेंड जो बात मैं कर रहा हूँ, अब सेकेंड किसकी वजह से उत्पन्न हो सकती है? सेकेंड यूज उत्पन्न हो सकती है इस सूत्र या फॉर्मूले के कारण या सिद्धांत के कारण। हो सकता है कि जब मैंने इस दोनों मापें ले ली, मैंने लेंथ भी ले ली, ब्रेथ भी ले ली, और जब मैं खेत का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ तो मैंने फॉर्मूला क्या लगाया? मैंने ए बराबर कर दिया L²। मतलब जो मेरे पास खेत था वो रेक्टेंगुलर था, एक आयताकार आकृति का था, लेकिन मैंने जो फॉर्मूला लगाया वो किसका लगाया? एक वर्ग का लगा दिया, एक स्क्वायर का लगा दिया। तो क्या मेरा जो एरिया है वो सही आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो सेकेंड टाइप की जो त्रुटि हो सकती है, जो एरर हो सकता है, वो
किसकी वजह से हो सकता है? ये हो सकता है फॉर्मूला या फिर सूत्र, सूत्र की वजह से हो सकता है या फिर फॉर्मूले की वजह से हो सकता है, सूत्र की वजह से हो सकता है या फिर फॉर्मूले की वजह से हो सकता है। तीसरा देखते हैं, मैंने कहा कि यंत्र की वजह से हो सकता है एरर, मतलब आपने लेंथ और ब्रेथ को सही नापा ही नहीं है। दूसरा, आपने फॉर्मूला ही सही नहीं लगाया। तीसरा, किसकी वजह से उत्पन्न हो सकती है त्रुटि? वो क्या किसकी वजह से हो सकती है? देखिए, हो सकता है कि जो व्यक्ति इस एक्सपेरिमेंट को कर रहा है, इस मेजरमेंट को कर रहा है, उसकी वजह से त्रुटि उत्पन्न हो जाए। अब उसकी वजह से कैसे उत्पन्न हो सकती है? हो सकता है वो उसने पूरे दिन भर कुछ और काम किया हो और वो शाम को इस लेंथ को ना, इस एरिया को निकाल रहा है। समझिए क्या बोल रहा हूँ। दिन भर उसने कुछ और काम किया जिससे उसके माइंड में काफ़ी प्रेशर था, तो उसकी वजह से क्या वो इस मेजरमेंट को सही कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हो सकता है मेजरमेंट को करते समय व्यक्ति का ध्यान कहीं और हो, तो हो सकता है कि वो उस लेंथ को सही ना नापे या फिर ब्रेथ को सही ना नापे, या फिर दो व्यक्ति नाप रहे हैं, एक लिखने वाला व्यक्ति है, मेजरमेंट को लिख रहा है। समझिए इस चीज़ को मैं क्या क्या पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। एक व्यक्ति लिख रहा है और एक व्यक्ति बता रहा है कि इसकी लेंथ कितनी है, 14.2 है, उसने ऐसा बताया, और लिखने वाले ने कितना किया, 40.2 लिख दिया। एक माप रहा है, दूसरा लिख रहा है कैलकुलेशन करने के लिए, उसने 14.2 बताया और लिखने वाले ने कितना कर दिया, 40.2 कर दिया। मीन्स कि जो व्यक्ति मेजरमेंट कर रहे हैं या फिर कर रहा है, उनकी वजह से भी त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। तो लास्ट जो होगी वो होगी व्यक्ति की वजह से। तो इस प्रकार से मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहा हूँ, मापन कर रहा हूँ, उस मापन में मेरे पास यंत्र की वजह से उत्पन्न हो सकती है त्रुटि। हो सकता है यंत्र कुछ खराब हो सकता है उसमें पहले से बनाते समय कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के यंत्र की वजह से त्रुटि उत्पन्न हो सकती है, एरर उत्पन्न हो सकता है। फॉर्मूला या फिर सिद्धांत, हो सकता है कि मैं सही फॉर्मूले या फिर सिद्धांत का यूज़ ना करूं। और तीसरा हो सकता है जो व्यक्ति उस मेजरमेंट को कर रहा है, उस मापन को कर रहा है, उसकी वजह से भी त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार त्रुटि हमारे पास 3 प्रकार की होगी, यंत्र के कारण, सूत्र या सिद्धांत के कारण, और एक व्यक्ति या फिर पर्सनल इश्यूज जो होंगे उसके कारण उत्पन्न हो सकती है। अब इन तीनों को ही देखिए, ये तीनों ही क्या है, जब आप किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं, किसी प्रयोग को करते हैं, उस प्रयोग में जितने भी सिस्टम यूज़ होंगे, उन सिस्टमों में एक यंत्र होगा, फॉर्मूला होगा, और फिर एक व्यक्ति होगा जो उस मेजरमेंट को कर रहा है। तो इन तीनों को ही हम रखते हैं किसमें? इन तीनों को रखते हैं हम किसमें? सिस्टमैटिक एरर्स में। देखा जाए तो त्रुटि 2 प्रकार की होती है। एक सिस्टमैटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटि, जिसके 3 प्रकार होंगे, यंत्रीय और सैद्धांतिक या फॉर्मूले वाली, और तीसरा व्यक्तिगत त्रुटि। तो जो सिस्टम होगा उसके 3 भाग होंगे, यंत्र और सैद्धांतिक और व्यक्तिगत। एक जो दूसरे प्रकार की त्रुटि होती है उसको समझिए। क्या सपोज मैंने क्या किया, इन तीनों त्रुटियों को कम करने का प्रयास किया। मीन्स मैंने यंत्र को देख लिया पहले अच्छे से कि क्या वो सही है या नहीं है, किसी प्रकार की उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। सूत्र देखा, क्या मैं सही सूत्र का यूज़ कर रहा हूँ। दूसरा, जो व्यक्ति मेजरमेंट को कर रहा है, मापन को कर रहा है, वो भी अपना 100% देने के बाद मेजरमेंट को कर रहा है। कहने का मतलब, अगर सपोज ऐसा करता हूँ, सपोज मैं ऐसा करता हूँ कि व्यक्ति के इन तीनों त्रुटियों को कम कर देता हूँ, और फिर भी मैं देख रहा हूँ कि एक अलग प्रकार की त्रुटि, मतलब इनको कम करने के बाद भी मेरे मेजरमेंट में त्रुटि आ रही है, एरर्स आ रहे हैं। इसका मतलब वो एरर्स क्या है? ऐसे एरर्स है जो रैंडम है, यादृच्छिक है, जिसके बारे में मैं कोई निश्चित नहीं कह सकता कि ये जो एरर आए हैं वो किन की वजह से उत्पन्न हुए। समझ गए होंगे? फिर से समझाता हूँ। देखिए, इन तीनों एरर्स को मैं हटा दे रहा हूँ, लेकिन मेरे पास फिर से एक एरर आ रहा है,
मतलब मेरा मापन सही नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो मेरे मापन में त्रुटि आई है, मेजरमेंट में एरर्स आए हैं। अब वो एरर्स का क्या है, कोई निश्चित नहीं है, मैं फिक्स नहीं कह सकता कि एरर्स किसकी वजह से, इन तीनों की वजह से तो नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इन तीनों को कम कर दिया है। इसका मतलब जो एरर्स है वो रैंडम है, यादृच्छिक है। तो कुल मिला के हमारे पास त्रुटियां कितने प्रकार की होती है, सामान्यतः त्रुटियां दो प्रकार की होती है, एक होता है सिस्टमेटिक और दूसरी होती है रैंडम। तो देखिए हमारे पास जो त्रुटियां हैं, जो एरर्स है कितने प्रकार के होंगे, एरर्स कितने प्रकार के होंगे, दो, एक सिस्टमेटिक और दूसरा रैंडम, मतलब क्रमबद्ध त्रुटियां, और दूसरी क्या होगी, यादृच्छिक त्रुटियां। या क्रमबद्ध का मैंने क्या बोला, सिस्टमेटिक क्या बोला, जब आप किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं उसमें जो सिस्टम में जितने भाग होंगे उस सिस्टम के, किसी एक्सपेरिमेंट को आप कर रहे हैं, प्रयोग को कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन होंगे, एक आप जो आप प्रयोग को कर रहे हैं, दूसरा जिसके द्वारा आप प्रयोग को कर रहे हैं मतलब वो यंत्र, और तीसरा जिसके थ्रू उस सिद्धांत के द्वारा या फिर फॉर्मूले के द्वारा आप मापन को करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे एरिया निकालना है, जब मैं एरिया निकाल रहा हूँ किसी भी खेत का, तो मेरे पूरे एरिया निकालते समय जो मैं मापन हो रहा है, उस मापन में सिस्टम के कितने भाग होंगे, कौन कौन होंगे सिस्टम में, एक मैं जो एरिया को निकाल रहा हूँ, दूसरा जिस फीते का यूज़ कर रहा हूँ, जिस यंत्र का यूज़ कर रहा हूँ, और तीसरा वो फॉर्मूला A = क्या होगा, L/B। तो सिस्टम के तीन भाग होंगे। कहने का मतलब हमारे पास जो त्रुटि होगी सिस्टमेटिक, वो कितने प्रकार की होगी, वो होगी एक यंत्रीय त्रुटि, दूसरी होगी सैद्धांतिक त्रुटि, और तीसरी होगी व्यक्तिगत त्रुटि। यंत्रीय मीन इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा जो हमारे पास सैद्धांतिक त्रुटि है वो होगा थियोरेटिकल एरर, और जो हमारे पास थर्ड है व्यक्तिगत त्रुटि वो होगी पर्सनल एरर। तो इस प्रकार हमारे पास तीन प्रकार की त्रुटियां क्रमबद्ध में आ जाएंगी। और यादृच्छिक त्रुटि रैंडम एरर्स का मैंने आपसे कहा था कि ऐसी त्रुटियां जिनके बारे में हम निश्चित नहीं कर सकते, तो हम उसे क्या कह सकते हैं कि ऐसी त्रुटियां जिसके बारे में कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल इन तीनों को हम अलग अलग समझेंगे। पहले बात करते हैं रैंडम, जो हमारे पास यादृच्छिक त्रुटियाँ हैं उनके बारे में, वो क्या होती है। रैंडम एरर्स को मतलब यादृच्छिक त्रुटि को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जैसे बिजली के बहुत बड़े बड़े पोल होते हैं, उन पोल के बीच जो तार खींचे जाते हैं वो काफ़ी ढीले रखे जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा वो जो तार होते हैं, अगर ये दो पोल है मेरे पास, तो इसमें जो तार होते हैं वो इस टाइप से रखे जाते हैं, काफ़ी ढीले रखे जाते हैं। अब उसका कारण क्या होता है कि जो तार होते हैं वो ठंडियों में सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ने की वजह से क्या होता है, वो टाइट हो जाते हैं, इसलिए ठंडियों में वो उनका जो आकार होता है वो लगभग ऐसे आ जाते हैं। और गर्मियों में क्या होते हैं, ठंडियों में कहने का मतलब तनाव की स्थिति में आ जाते हैं, खिंच जाते हैं। तो अगर सपोज मुझे किसी तार की लेंथ को नापना है, समझिए इस चीज़ को, किसी तार की लंबाई को नापना है, मैंने एक ऐसे एरिया में उस तार की लंबाई को नापा जहाँ पर गर्मी ज़्यादा थी, वहाँ पर उसके बाद उसी तार की लेंथ को मैं एक ऐसे एरिया में नाप रहा हूँ जहाँ पे ठंड ज़्यादा है, तो दोनों जगह जो आएंगे ना लेंथ के, तार की लंबाई के जो मापन होंगे, मेजरमेंट होंगे, वो दोनों अलग अलग होंगे कहने का मतलब। तो अब उस कहने का मतलब ये है कि दोनों में त्रुटियां होंगी, एरर्स होंगे। अब वो एरर्स आने का रीज़न क्या है, आप उसमें से सिस्टमेटिक एरर हटा सकते हैं, मैंने हटा दिए, लेकिन मैंने फिर भी देखा मेरा मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं आ रहा है। अब उस एक्यूरेसी का मतलब जो एक्यूरेट है वो एक्यूरेट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें एक अलग से रैंडम, ठीक है, एरर्स उत्पन्न हो चुका है। और वो रैंडम एरर किसकी वजह से आया है, टेम्परेचर की वजह से। ये एक एग्जांपल है समझने के लिए। कहने का मतलब कि इन सिस्टमेटिक एरर के अलावा भी, इन क्रमबद्ध त्रुटियों के अलावा भी कुछ और एरर्स जो भी आएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, हमारे पास रैंडम एरर कहलाएंगे। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब सिस्टमेटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटियों को एक एक करके पढ़ते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होने वाली है, वो पूरा मैं समझा चुका हूँ आपको कि कैसे हम किसी यंत्र के द्वारा त्रुटि उत्पन्न होगी, और किसी फॉर्मूले या सिद्धांत के द्वारा त्रुटि उत्पन्न होगी, या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे यंत्रीय त्रुटि, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स के बारे में। किसी भी प्रयोग में, किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो हमारे पास यंत्र के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो भी एरर्स उत्पन्न होंगे, त्रुटियां उत्पन्न होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, यंत्रीय त्रुटि कहेंगे। सेकेंड जो हमारे पास है वो क्या है, सैद्धांतिक त्रुटि।
अब किसी भी सूत्र के द्वारा या फिर किसी भी फॉर्मूले के द्वारा जो एरर्स उत्पन्न होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक एरर, वो सॉरी सैद्धांतिक त्रुटि कहेंगे। थर्ड जो हमारे पास है वो है व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि मापनकर्ता जो मेजरमेंट कर रहा है, मापनकर्ता के द्वारा उत्पन्न त्रुटि को हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत त्रुटि कहेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हम त्रुटि किसे कहेंगे और त्रुटि मतलब अर्थात एरर को कितने प्रकार में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि त्रुटि क्या होती है, किसी भी मेजरमेंट को हम बिना एरर्स के नहीं ले सकते। त्रुटि क्या होती है ये बताया मैंने आपको, और बात की हमने कि त्रुटि अर्थात एरर्स कितने प्रकार के होंगे। अब इतना पता चल गया त्रुटि क्या है, कितने प्रकार की होगी, अब कितनी होगी समझिए इस चीज़ को। मीन्स कि मैंने क्या किया, ये मेरे पास रेक्टेंगुलर खेत था, लेंथ और ब्रेथ, तो मैंने कहा कि जब कभी भी मैं लेंथ को नापूंगा, समझिए इस चीज़ को क्या बोल रहा हूँ मैं, लेंथ को मापूंगा तो फिर इसमें भी एरर आएगा, इसमें भी एरर आएगा, त्रुटि आएगी। कहने का मतलब जब मैं ब्रेथ को नापूंगा इसमें भी त्रुटि आएगी, और जब मैं एरिया निकालूंगा इसमें भी त्रुटि आएगी, इसमें भी एरर आएगा। अब जो ये एरर होगा किन किन की वजह से उत्पन्न हो सकता है, हमने बात कर ली वो, ठीक है, कि वो फॉर्मूले की वजह से हो सकता है, जो इंस्ट्रूमेंट लिया है मैंने उसकी वजह से हो सकता है, और जो मापन करता है माप रहा है उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन कितना होगा समझिए इस चीज़ को। अब हम बात करेंगे कि एरर्स कितना आएगा हमारे पास, इसको कैसे निकालें। मतलब किसी भी त्रुटि को अभिव्यक्त करने का, उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है हमारे पास, उसके ऊपर बात करते हैं। किसी भी एरर को हम निकालेंगे कैसे। तो त्रुटियों को अभिव्यक्त करने के हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका जो हमारे पास है उसे बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि या फिर एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को थोड़ा सिंपल सी चीज़ है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। एरर्स क्या होंगे, जो उसकी रियल वैल्यू होगी उसमें से आप क्या करो, आपने जो मेज़र की होगी, जो मापित मान है उसको घटा दो। मीन्स किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा मापित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि या फिर एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। सिंपल सा है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा। सपोज मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी ए है, तो जो निरपेक्ष त्रुटि है, एब्सोल्यूट एरर है, उसको हम लिखाते हैं डेल्टा ए से। डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा ए एम मतलब है उसका वास्तविक मान, मीन वैल्यू भी बोल सकते हैं, माइनस ए। तो इस प्रकार हमारे पास निरपेक्ष त्रुटि जो बनती है। अब एक पॉइंट आप समझिएगा, मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा था कोई भी मापन, कोई भी मेजरमेंट बिना एरर्स के नहीं हो सकता, बिना त्रुटियों के नहीं हो सकता। अगर त्रुटियों के नहीं हो सकता तो मैं उसका वास्तविक मान निकालूंगा कैसे। मैं किसे वास्तविक मान कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वास्तविक मान माइनस मापित मान। अब मैं वास्तविक मान में से मापित मान घटा रहा हूँ जो मैंने मापा हुआ है, उसी को मैं एरर बोल रहा हूँ, त्रुटि बोल रहा हूँ। तो मैं वास्तविक मान निकालूंगा कैसे, जब हर एक मापन में मेरे पास त्रुटि आ जा रही है, तो हर एक मेजरमेंट तो त्रुटियों के साथ ही आने वाला है, एरर्स के साथ आने वाला है। तो फिर वास्तविक मान क्या होता है, सिंपल, हम वास्तविक मान कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं। हम क्या करेंगे, कोई मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है, उसका मैं क्या करता हूँ, मेजरमेंट करता हूँ, मापन करता हूँ। और सपोज मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी ए है और उसको मैंने मापना शुरू किया। जब मैंने पहली बार मापा, मेजरमेंट किया, तो मेरे पास जो उसकी वैल्यू आई वो कितनी आई, स्मॉल a1 आई, फिर सेकेंड टाइम में a2 आई, थर्ड टाइम में a3 आई, डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार मैंने n टाइम्स उस फिजिकल क्वांटिटी को मापा। तो जब मैं इस फिजिकल क्वांटिटी की जितनी भी मापे है, इसका जो औसत निकालूंगा, एवरेज वैल्यू निकालूंगा, उसी को हम बोलते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की रियल वैल्यू, एक वास्तविक मान बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको आप n टाइम्स ज़्यादा से ज़्यादा मेज़र करो, मापो उसे, मापने के बाद उसका एवरेज निकाल दो, औसत निकाल दो। जो औसत निकलेगा उसी को क्या बोलते हैं हम, वास्तविक मान बोलते हैं या फिर रियल वैल्यू बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, ये तो हो गई बात निरपेक्ष की। सेकेंड बात करते हैं आपेक्षिक त्रुटि की, या फिर इसे बोलते हैं रिलेटिव एरर या फिर भिन्नात्मक त्रुटि, इसकी बात करते हैं। अब वो भिन्नात्मक त्रुटि होती क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, और आई होप इस एग्जांपल को देखने के बाद आपको अपेक्षित त्रुटि क्या होती है इसके बारे में समझ में आ जाएगा, और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी ये भी समझ में आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया मेरे पास एक लेंथ है AB,
जिसकी लंबाई कितनी है 100 सेंटीमीटर, और एक सी डी है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ए बी की 100 सेंटीमीटर एक्चुअल लेंथ है, वास्तविक लंबाई है, और बी सी की कितनी है वास्तविक लंबाई 10 सेंटीमीटर। मैंने एक व्यक्ति से मापने के लिए कहा ए बी को, और उसने जब ए बी को मापा, जो भी उसने पैमाना यूज़ किया हो, उसने पैमाना जो भी यूज़ किया मतलब स्केल जो भी यूज़ की, और उसने निकाला 105 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर एक्चुअल लेंथ थी, 105 सेंटीमीटर उसने नापी। तो अगर मैं निरपेक्ष त्रुटि निकालूं, एब्सोल्यूट एरर निकालूं, तो मेरे पास एब्सोल्यूट एरर कितना आ जाएगा, निरपेक्ष त्रुटि कितनी आएगी, ये आ जाएगी वास्तविक मान माइनस मापित मान, मीन्स 100 माइनस 105, ये आ जाएगा कितना 5, -5, इट मीन्स 5। कहने का मतलब ये है कि त्रुटि कितने की है हमारे पास, 5 की है। क्लियर हो गया। जो हमारे पास निरपेक्ष त्रुटि का मान आया वो कितना है, -5 आया, 5 आया। आगे बात करते हैं जो हमारे पास सेकेंड लेंथ थी सी डी। अब मैंने दूसरे व्यक्ति से सी डी को मापने के लिए कहा, जब उसने सी डी को मापा तो उसने 10 सेंटीमीटर उसकी वास्तविक लंबाई थी, और उसने नापा 12 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर वास्तविक थी, 12 सेंटीमीटर नापा। तो फिर इसमें निरपेक्ष त्रुटि क्या आएगी, इसमें अगर निकालो निरपेक्ष क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 10 माइनस 12, या फिर आ जाएगी -2। तो देखिए दोनों में निरपेक्ष त्रुटि का मान ज़्यादा वैल्यू देखिए, ठीक है, देखा जाए तो 5 और यहाँ पे 2। तो वो ये बता रहा है कि जिसने 100 को 105 नापा उसमें ज़्यादा एरर्स है, और जिसने सी डी को 10 से 12 मापा उसके पास कम एरर है। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा है, किसके पास एरर ज़्यादा है, देखो किसके पास एरर ज़्यादा है। इसने 10 सेंटीमीटर में ही कितने की एरर दिखा दी, 2, 20 होती तो 4, 100 होती तो 10 दिखाता। पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि उसने क्या किया, 10 सेंटीमीटर में 12 को माप कर 2 एरर आया है उसके पास। तो ज़्यादा निरपेक्ष की बात की जाए तो ज़्यादा कौन दिखा रहा है, ज़्यादा दिखा रहा है कौन, 105 वाला, उसने ज़्यादा एरर। लेकिन वास्तविकता में उसके पास ज़्यादा एरर नहीं है। एरर किसके पास है, जिसने 10 को कितना नापा, 12 नापा। 10 में ही उसने 2 गलतियाँ कर दी, 100 करता तो और ज़्यादा गलतियाँ करता। उसने 100 में 105। कहने का मतलब कि मैं हर बार हर एक मापन को, जो भी मेरे पास मेजरमेंट होगा उसमें जो एरर होंगे उसको निरपेक्ष त्रुटि के द्वारा, एब्सोल्यूट एरर के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, दिखा नहीं सकता, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता कई बार। तो उसके लिए हमने एक दूसरे तरीका यूज़ किया जिसे हम बोलते हैं आपेक्षित त्रुटि। अब इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अगर मैं परसेंटेज निकालूं, 5 था उसका परसेंटेज निकालूं, तो उसका जो एरर था 100 का 5 कितना हो गया, 5% का एरर हो गया उसका। और यहाँ पे देखिए 10 का 2 कितना हो गया, 20%। तो जो परसेंटेज एरर आ रहा है एरर का, वो किसका ज़्यादा आ रहा है, सी डी का। और एक्चुअल में इसके एरर ही ज़्यादा है, सी डी की एरर ही ज़्यादा है, त्रुटि ज़्यादा है। तो जो हमारे पास ये परसेंटेज निकाल के हम एरर को दिखाते हैं, ये क्या दिखाता है, एरर के सही मान को दिखाता है कि कौन सी राशि की जो त्रुटि है वो ज़्यादा है। तो इस प्रकार जो हमारे पास आपेक्षित त्रुटि होगी, तो आपेक्षित त्रुटि का मतलब क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। अब आपेक्षित त्रुटि को अगर मैं प्रतिशत के रूप में व्यक्त करता हूँ, फिर से रिलेटिव एरर को अगर मैं परसेंटेज के रूप में व्यक्त करता हूँ तो उसी को बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि। तो ये सिंपल है, प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी, निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। ये तो अपेक्षित हो गई, इसको गुणा 100 से करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगी, प्रतिशत त्रुटि निकल जाएगी। तो कुल मिला के हमारे पास किसी भी एरर को, किसी भी त्रुटि को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है निरपेक्ष त्रुटि, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, वास्तविक मान माइनस मापित मान। दूसरा होता है आपेक्षित त्रुटि, जिसका होता है निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान, ये हो गया अपेक्षित त्रुटि। और अपेक्षित त्रुटि को अगर मैं प्रतिशत त्रुटि के रूप में प्रतिशत के रूप में व्यक्त करता हूँ तो उसी को क्या बोलते हैं हम, प्रतिशत त्रुटि कह देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।